नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आपका स्वागत है। अभी मैं लाल बहादुर शास्त्री पर निबंध लेकर आई हूँ। वह अशोक की आत्मा, रण का विजयी योद्धा, शांति चक्र का धर्म प्रवर्तक, शक्ति पुरोधा। उठा धरा से पहुँच शिखर आकाश बन गया, धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। एक समय ऐसा भी आता है जब आकाश सहसा काले बादलों से आच्छन्न हो जाता है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ने लगता है। न कोई राह सूझती है, न कोई ठिकाना दिखता, और निराशा की ऐसी घड़ी में सहसा एक प्रकाश किरण हमें राह दिखाती है। लोक नायक पंडित नेहरू के निधन की संकटापन्न घड़ी में बिजली की भांति कौंधकर जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया था, वे थे महाचेता लाल बहादुर शास्त्री। बालक लाल बहादुर का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के निकट मुगल सराय नामक स्थान में एक अति साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद जी एक साधारण शिक्षक थे। 1.5 वर्ष की अबोध आयु में ही उनके ऊपर से पिता की स्नेह वत्सल छाया हट गई। इसके पश्चात तो उनकी धर्मपरायणा माता जी श्रीमती राम दुलारी देवी का स्नेह सलिल ही नवजात बीरबल को सींचता रहा। इसके बाद संकट के कितने झंझावात उस बीरबल की जड़ उखाड़ने के लिए उठते रहे, किंतु अदम्य जीवन शक्ति वाला यह लघुपादप आकाश की ओर कलगी उठाए बढ़ता ही रहा, मचलता मुस्कुराता ही रहा। लाल बहादुर जी बचपन में अपने गांव से बनारस पढ़ने के लिए जाते थे। उतराई के पैसे न रहने के कारण सबल मन पर दुर्बल तन वाले लाल बहादुर गंगा तर जाते थे। लगता है माँ गंगा ने लाल बहादुर को बचपन में ही आत्मबल एवं आत्मविश्वास से इस प्रकार परिपूरित कर दिया था कि वे जीवन भर कभी साहस शून्य नहीं हुए। एक बार 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी बनारस आए। वे असहयोग यज्ञ का श्री गणेश कर रहे थे। उन्हें ऊर्जा से उबलते नवयुवकों की आहुतियों की आवश्यकता थी। लाल बहादुर ने सोल्लास उनकी श्रुवा पर प्रथम स्वाहा के निमित्त चढ़ जाने के लिए अपने को समर्पित किया। उस समय लाल बहादुर की आयु केवल 17 साल की थी और वे वाराणसी के हरिश्चंद्र विद्यालय के छात्र थे। 2.5 वर्ष तक बंदीगृह की यातना झेलकर वे पुनः अध्ययन का दीप जलाने के लिए काशी विद्यापीठ चले आए। वहाँ भारत विख्यात दार्शनिक, भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, कुंदन की तरह दमकने वाले आचार्य JB कृपलानी, वैदिक साहित्य के प्रकांड पंडित डॉक्टर संपूर्णानंद तथा स्वनामधन्य चिंतक श्री प्रकाश के सानिध्य में रहकर 4 वर्षों तक उन्होंने जो ज्ञान ज्योति जलाई, उससे आजीवन उनका पथ प्रकाशित होता रहा। दर्शन और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के पश्चात शास्त्री जी सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र इलाहाबाद चुना। वे इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य रहे। वहाँ की कांग्रेस कमेटी के महासचिव के दायित्वपूर्ण कार्य को वे बड़ी तत्परतापूर्वक करते रहे। 1937 ईस्वी में वे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1941 ईस्वी में वे दूसरी बार जेल गए। उनके जीवन के 9 महत्वपूर्ण वर्ष कारावास की चहारदीवारी में बीते। इस बीच उनके सामने अनेक बार विपत्तियां सुरसा की तरह मुँह फैलाती आई, किंतु वे पवनपुत्र हनुमान की तरह विपत्तियों का दलन करते हुए आगे बढ़ते गए। उनकी साधना और तपस्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने 1947 ईस्वी में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। अब लाल बहादुर के जीवन का लाल सितारा चमका। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान भी इस राष्ट्रभक्त एवं साधना के भगीरथ की ओर गया। उन्होंने शास्त्री जी को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस संगठन का कार्यभार सौंप दिया। शास्त्री जी बड़ी कुशलता से संगठन का कार्य करते रहे। जब 1952 ईस्वी में पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली बार भारतीय गणतंत्र का नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल बना, पंडित जी ने शास्त्री जी को रेल तथा परिवहन मंत्री बनाया। शास्त्री जी जानते थे कि जिस गाड़ी में सभी श्रेणियों के डिब्बे रहते हैं, उनमें तृतीय श्रेणी के यात्रियों को कितना कष्ट होता है। सामान्य जनता की सुविधा के लिए उन्होंने जनता गाड़ी चलाई। इससे उन्होंने सामान्य लोगों का यात्रा कष्ट ही नहीं कम किया,
वरन ऊंच नीच गरीब अमीर के भेदभाव को भी दूर किया। किंतु इसी बीच अरियालपुर में भयानक रेल दुर्घटना हुई, सैकड़ों आदमी मरे। यद्यपि इस दुर्घटना से शास्त्री जी का कोई संबंध नहीं था, तथापि उस विभाग में बने रहना उन्होंने उचित नहीं समझा, जिस विभाग के कर्मचारी असावधान हो। 1957 ईस्वी में इलाहाबाद से वे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और फिर संचार तथा परिवहन मंत्री बनाए गए। 1961 ईस्वी में उन्हें स्वराष्ट्र मंत्रालय का कार्य सौंपा गया। कामराज योजना में 1963 ईस्वी में उन्होंने स्वराष्ट्र मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, किंतु पंडित नेहरू के पांव उनकी लकुटिया के बिना डगमगाने लगे। जब वे 26 जनवरी 1964 को नेहरू मंत्रिमंडल में निर्विभागीय मंत्री बनाए गए, तब कामराज योजना से प्रभावित एक व्यक्ति ने मजाक में कहा था, अरे वाह, वह तो कैरम का स्ट्राइकर निकला। बोर्ड से गिरा था हम लोगों के साथ, मगर अकेला बोर्ड पर फिर वापस आ गया। नेहरू जी के समय जब जब संकट का झंझावात उठता रहा, तब तब शास्त्री जी कुशल नाविक की तरह उनकी डगमग नैया को किनारे लगाते रहे। असम के भाषा विवाद, भारत नेपाल संबंध तथा कश्मीर के हजरत बल दरगाह से पवित्र बल की चोरी के अवसर पर उन्होंने अपनी जिस राजनीतिक सूझ एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व का परिचय दिया, वह किसी से छिपा नहीं। 27 मई 1947 को 2 बजे दिन में हमारे बीच से पंडित नेहरू उठ गए, तो नेहरू के बाद कौन की विकट समस्या तत्काल समाधान मांगने लगी। किंतु यह बेचैनी बहुत देर नहीं रही और कांग्रेस दल ने सर्वसम्मति से 9 जून 1964 को शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने ज्यों ही शासनाभार संभाला, त्यों ही उनका ध्यान भारतवर्ष के चतुर्दिक विकास की ओर उन्मुख हुआ। किंतु सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक राष्ट्रपति अयूब साहब को अपने पैटर्न टैंकों तथा अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित सेनानियों पर बड़ा नाज था। जब शास्त्री जी अपने रणबांकुरों को का चुप शादी रहो बलवाना कहकर उत्साह दिलाया, तो फिर क्या था, अमेरिकी टैंक जापानी खिलौने की तरह टूटने लगे। दिल्ली में हवा खाने के सपने का शीश महल तो भाड़ा कर चकनाचूर हुआ ही, अब लाहौर बचाने की चिंता नागिन अयूब साहब के कलेजे पर लौटने लगी। शास्त्री जी ने उस समय जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, वह भारतीय प्रगति का सनातन नारा बन गया है। 1962 ईस्वी में भारत ने चीन युद्ध में जो पराजय झेली थी, उस कारण जब वे प्रधानमंत्री हुए थे, तब भारत का सर झुका हुआ था। उन्हें जो सेना मिली हुई थी, वह भी ग्लानि के भार से दबी जा रही थी। उसके अधिकांश पुल नेफा चुशुल में न्यौछावर हो चुके थे। उन्होंने उसी सेना में फिर से संजीवनी फूंकी और उसे चेतनावान किया। बहुत दिनों के बाद भारत को ऐसा महसूस हुआ कि हम भी वीर हैं, हम भी मरने मारने में माहिर हो सकते हैं, हम भी देश के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं, और देश के भीतर यदि कोई शत्रु घुस आए तो हम भी उसे धूल चटा सकते हैं। हम इतने सीधे नहीं कि जो चाहे चकमा दे जाए, न तो इतने विनम्र ही कि जो चाहे कमाने की तरह झुका दे। शास्त्री जी चाहते थे भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश शांति से रहें। इसी शांति की खोज में वे अपने देश से दूर ताशकंद गए और वहीं 1966 ईस्वी की जनवरी की मध्य रात्रि में सदा के लिए हमें छोड़ चले गए। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।